नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हर गुजरते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां जहां इस मुद्दे को हवा दे रही है, तो वहीं बीजेपी इस कानून की सच्चाई लोगों को बताकर विपक्ष के प्रोपेगेंडा की हवा निकालने की कोशिश में लगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान पर दिल्ली के तालकटोरा मैदान से मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून के खिलाफ ताल ठोक दी। जहां वक्फ बचाओ अभियान की आड़ में प्रोटेस्ट कर विपक्षी दल अपना सियासी इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार ने भी अब इन सब से निपटने के लिए तैयारी कर ली है। खुद केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने मुंबई में इसकी शुरुआत कर दी है। मुंबई में उन्होंने वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान के तहत वक्फ कानून के फायदे गिनाए। उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमें संविधान विरोधी लोगों की पहचान करनी होगी। ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते तो उनको कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वक्फ को लेकर क्या सही क्या गलत, पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, इस पर। और चलिए अब हम बात करेंगे मौलाना की वक्फ ब्रिगेड पर। हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुरेश गर्ग जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ पौरुष भारद्वाज हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ मोहम्मद नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हैं। और साथ ही संजय महिला जी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संजय महिला जी, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। कानून क्या होता है, कैसे होता है, उसको लेकर आप बखूबी अपनी बात रख सकते हैं, बखूबी आप जानते हैं। सबसे पहले तो वक्फ को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों? मैं पिछले लंबे समय से वक्फ के ऊपर पूरे देश में सारी रायशुमारी करने के बाद में अचानक ये बिल नहीं लाया गया है। इस बिल में सरकार के सामने कई तरह की खामियां नजर आ रही थी और आम मुस्लिम के प्रति जो गरीब है, आम से मतलब ये है जो उसके अंदर भी दो तरह के धड़े थे। एक तो जो आगे बढ़ रहे थे, परमानेंट आगे माफियाओं की तरह आगे बढ़ रहे थे। दूसरे गरीब मुसलमान जिसको अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता थी, रोजी रोटी की चिंता थी, इसके अलावा मेडिकल दवाइयाँ हर तरीके से। तो ये जो दो धड़े डेवलप हो चुके थे वक्फ प्रॉपर्टियों को लेकर, डे बाय डे अमीर, डे बाय डे गिरावट आना। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार के सामने दिन रात ये शिकायतें आ रही थी, जगह जगह नाजायज प्रॉपर्टियों पर कब्जा करना। 9,40,000 एकड़ प्रॉपर्टी का एक तरह से विकराल रूप धारण करना देश के सामने एक चिंताजनक विषय आ चुका था। तो ऐसी स्थिति के अंदर पूरे देश के अंदर इस मामले को एग्जामिन करने के बाद में हमारे देश की संसद ने और बाकायदा कानूनन विधिवत रूप से देश की संसद के सामने ये वक्फ अमेंडेड बिल 2025 पेश किया। जेपीसी का गठन हुआ पूरे। संजय जी, ये तो बात हो गई बिल पेश होने की जी, ठीक है। आपने बता दिया बिल कैसे पेश हुआ, किन हालातों में जो है बिल पेश हुआ। उसके बाद में कानून बन गया। बिल्कुल कानून बन गया। लेकिन पौरुष जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस को इसी कानून से परहेज है, इसी कानून से दिक्कत है, क्यों पौरुष जी? देखिए माधुरी जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वोट सनातन के नाम पर लेती है और सुधार जो है वो मुस्लिम धर्म का करना चाहती है। मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूँगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की आप टाइमिंग देखिए कि जब जब इनके द्वारा सुधार करना गलत बात है क्या? मुझे एक मिनट मुझे बात कर लेने दीजिए ना पूरी, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर आपके सवालों के जवाब भी मैं दूंगा। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि जिस समय 2024 में बिल पेश किया गया, उस समय आपको पता है कि दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव प्रस्तावित है। इस वर्ष जो है वो बिहार के चुनाव प्रस्तावित है और अगले साल जो है पश्चिम बंगाल के और केरल इत्यादि राज्यों के चुनाव प्रस्तावित है। तो आप इसकी टाइमिंग को समझेंगे। और साथ ही साथ आपका ध्यान में यहां भी दिलाना चाहूंगा कि राजनीतिक दल तो अपनी चुनावी सभाओं में कई बार झूठ बोलते आए हैं, चलता है। कई बार ये लोग भी झूठ बोलते हैं और कई बार हो सकता है कि हम लोगों के भी नेताओं के मुंह से कुछ गलत निकल जाता हो। परंतु देश की संसद जो हर राजनीतिक दल के लिए एक पवित्र मंदिर से कम नहीं होती, वहां पर देश के मंत्री के द्वारा लगातार जिस प्रकार झूठ बोल के, सुनिए, झूठ बोल के बिल पेश किया गया। सवाल सुनिए पहले, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। सुधार किया जा रहा है तो सुधार मैं आपकी बात का जवाब आएगा ना, सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि मंत्री ने बिल पेश करते समय झूठ बोला। मंत्री ने कहा कि भाई वक्फ की संपत्ति है, वक्फ ने जो है कई हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, ये बिल जो है वो उसको हटाने के लिए जा रहा है। ये कहा गया, झूठ कहा गया कि भाई जो उसका जो अधिकरण होता है, जो ट्रिब्यूनल होता है, उसके फैसले के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं हो सकती। हम भी जो इस बिल के अंदर जो है उसके बाद अमेंडमेंट करने के लिए जा रहे हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। देखिए कितना झूठ बोला गया। आप जब मंत्री जी इस बात को कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने जो है वो हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा कर लिया,
और जब बिल पेश करते हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव प्रॉपर्टी को उससे बाहर कर दिया जाता है। दूसरी बात कही जाती है कि भाई हम इसको सुनिए, देश के हिंदुओं को, देश के बहुसंख्यक आबादी के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उनको आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से समझने की आवश्यकता है कि आप जो बात कह रहे थे अभी हमारे माननीय महिला साहब जिस बात को कह रहे थे कि भाई हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जे हो गए, रेट्रोस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज को इस बिल से बाहर निकाल दिया गया। यानी जो हिंदू समुदाय ये समझ रहा है कि भाई हमारी जमीनों पे कब्जे इस बिल के बाद हट जाएंगे, वो मामले जहां चल रहे हैं वो जस्ट के तस्वीर जी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एक तरफ कह रहे हैं सुधार की बात है, दूसरी तरफ कह रहे हैं झूठ है। सुरेश गर्ग साहब, मैंने सुधार की बात नहीं की, हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार झूठ परोसा गया, बिल पेश करते समय झूठ परोसा गया। क्या सच है बताइए। देखिए, आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या बोला कि सनातन धर्म के नाम से वोट लेते हैं, मुसलमानों का ये मुसलमानों का समाधान करते हैं। तो ये तो स्वागत ही हो गया। अगर मुसलमान अगर गरीबी रेखा से बाहर आते तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें कांग्रेस को विरोध करने की कहाँ जरूरत आ गई। फिर वक्फ कानून, अरे सुनो तो सही, अब सुन लीजिए। फिर ये कह रहे कि साहब पुराने टाइम से आने चाहिए, यानी कि आप वक्फ कानून का सम्मान कर रहे हैं, आप इसको मान रहे हैं ना। तो यहाँ ये इनकी दो बातें सामने आ रही है। इन्होंने मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा है, हमेशा वोट बैंक की इन्होंने राजनीति की है। जब से हमारी सरकार आई है 11 साल के अंदर, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। माधुरी मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, पौरुष जी का कहना है कि आपके नेता ने जब बिल पेश किया तो झूठ बोला। देखिए, ये झूठ की राजनीति तो कांग्रेस करती आई है। उन्होंने जब से यहाँ पे शासन किया तब से इन्होंने झूठ बोला है। इनके नेता है, उन्होंने खुद ने बोला था ना, 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है। इनके नेता झूठ बोलने के बाद में आपको माफी मांगते हैं ना, संसद में झूठ बोलते हैं, बाहर झूठ बोलते हैं, और फिर जब वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो माफी मांगते हैं। कुछ नहीं होगा, और उनकी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मुसलमानों का अगर मुसलमानों का उत्थान हो रहा तो आपको मुस्लिम समाज के भले की बात की अगर अधिकार बाहर आता है, किस तरीके से से ज्यादा की संपत्ति होने के बाद में 166 करोड़ रुपए की आय हो रही है। क्यों हो रही है? 2006 के अंदर 70 कमेटी की सिफारिश थी, उसमें बताया गया था कि इससे 12,000 करोड़ रुपए की आय होनी चाहिए, लेकिन वो क्या रहा था 102 करोड़ रुपए की आय हो रही थी। सुनने की हिम्मत रखिए ना। यही कह रहा हूं इनको, अजीज साहब, इनको तो क्या है कि सुनने की आदत नहीं है, ये तो चिल्लाने की आदत है। मैं हकीकत बता रहा हूं ना। 2006 के अंदर सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि वक्फ की इतनी संपत्ति है कि उससे 12,000 करोड़ रुपए की आय हो सकती है, लेकिन 2006 में आय कितनी थी? 106 करोड़ रुपए की। आज कितनी है? 166 करोड़ रुपए। 8 लाख से ज्यादा की संपत्ति होने के बाद में, ये कानून आने के बाद में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अगर आय होती है और वो मुस्लिमों के हित में काम में आता है तो फिर इसमें बुराई क्या है, इसमें ऐतराज क्या है? लेकिन क्या है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक समझा है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है कि अगर कांग्रेस ने आज नोकरी, सरकारी नौकरी के अंदर, मैं आपको एक जवाब और दे रहा हूँ, सरकारी नौकरी के अंदर आप बताइए कि 2014 से पहले 5% थी नियुक्तियां, आज 11% नियुक्तियां हैं। गर्ग साहब, हमारे साथ मोहम्मद नाजिम भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो क्या कहते हैं इस वक्त पर, पहले ये भी जान लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की बहस तो लगातार जारी रहेगी। मोहम्मद नाजिम जी, क्या कहेंगे आप? आपने पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना। देखिए, मैं तो इस कहना चाह रहा हूँ कि ये तो खैर राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दोनों हजरात हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये हकीकत है, अभी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने दोयम दर्जे का नागरिक मुसलमान को समझा। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि देखिए, मुसलमान का तो किसी भी पार्टी ने कोई भला किया ही नहीं है, नो डाउट। मगर सबसे बड़ी बात ये, भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमान मानेगा ही नहीं कि वो कभी भला करेगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में मुसलमान एमपी भी रहे हैं और मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे ख्याल से दोनों सदनों में लोग राज्यसभा को छोड़कर किसी एक आदमी को, गुलाम अली नाम, बीजेपी कह रही है ना कि वो लोग वक्फ बिल लेकर आ रहे हैं, भलाई के लिए लेकर आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? पार्टी मुसलमानों की हितैषी होती या मुसलमानों के हमदर्द होती तो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं दोनों सदनों में मैं समझता हूँ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मतलब राज्यसभा के सांसद जरूर कहीं ना कहीं होती। तो कहीं नहीं है कि राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में टिकट कहीं नहीं देंगे, मुसलमानों के हमदर्दी करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक और झूठ है। आज तक इतना झूठ बोलने वाली सरकार मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में कभी बनी हुई। टुकड़े टुकड़े होकर जो सरकारें बनी है, कई कई दलों ने मिलकर जो सरकारें बनाई है, मेरे ख्याल से इतना झूठ तो उन्होंने भी नहीं परोसा। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, इस बिल में बात ये कही गई
कि अब जो पहले चीजें थी वो खराब हो रही थी, अब चीजें ठीक होंगी। बड़ी शर्म मुझे इस बात आती है कि अब 10 साल तक तो आपकी सरकार थी ना, तो उसके 10-11 मोहम्मद साल नाजिम तक साहब, तो जब बात 10-11 सुधार की हो, किसी चीज को सही करने की हो, तो शर्म नहीं आनी चाहिए, गर्व होना चाहिए आपको कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर मुस्लिमों के बारे में भी बराबर सोचा जाता है। गर्ग साहब, कई तरह के आरोप लग रहे हैं और साथ ही साथ प्रदर्शन जगह जगह शुरू है। अगर आप असम की बात कर दीजिए, आप मुर्शिदाबाद की बात कर दीजिए, वक्फ को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी वक्फ जन जागरण सुधार की शुरुआत की गई है। आखिर ये विसंगति क्यों आ रही है? माधुरी जी, जो आम मुसलमान है ना, वो इस वक्फ कानून का समर्थन कर रहा है। आप कहीं पे भी जाके, पूरे हिंदुस्तान में जाके देख लीजिए, जो आज गरीब मुसलमान है, आम मुसलमान है, वो इस वक्फ कानून का स्वागत करता है, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ रही है। आज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अगर आय होती है साल की, जो 166 करोड़ रुपए से जाके, तो मुसलमानों की जो लिविंग स्टैंडर्ड वो बढ़ेगा, तो वो स्वागत योग्य कदम है। ये तो चंद नेता है जो कांग्रेस के बातों में गुमराह होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो चंद नेता लोग हैं जिन्होंने संपत्ति को बढ़ा रखा है जगह। अब मुझे बता दीजिए माधुरी जी, मुझे ये बता दीजिए, तमिलनाडु के अंदर 1500 साल पुराना मंदिर है, उसको वक्फ ने अपनी संपत्ति मान ली। अरे 1400 साल से ज्यादा का वक्फ कानून नहीं है, और आप 1500 साल पुरानी संपत्ति को आप वक्फ की संपत्ति मान रहे हो। अरे भैया, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, और जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जनता को जवाब दीजिए कि आपने किस तरह से चूसा है, जनता को जवाब दीजिए किस तरह से चूसा। आज हम मुसलमानों का उत्थान कर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, आज मुसलमानों का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, आपको दर्द क्यों हो रहा है? मुसलमानों का उत्थान हो रहा है तो आज मुसलमान केंद्र की योजनाओं का फायदा उठाएंगे, बल्कि देश की बहुसंख्यक आबादी के सामने आप लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई, इस बात का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपके द्वारा पेश किए गए बिल के अंदर इस बात का जवाब दीजिए। क्या आप इस बात को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों ला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्यों कोस रहे हैं? रोक लगी पड़ी है, मैं इसलिए जा रहा हूं। आप मुझे क्यों अधिकार नहीं है? जब चर्चा होगी तो जब मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में अंडर जुडिस मामला है, तो हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, आपको बताइए। और अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप जिक्र आएगा इस बात का। हम कैसे छोड़ सकते हैं? आप कहिए सूरज की तरफ देखना बंद कर दो, सूरज चमक गया, आप देखना बंद कर दो, ऐसे नहीं होता है। आपको इस बात को समझनी पड़ेगी कि देश की न्यायपालिका ने भी सरकार के द्वारा पेश कराए गए संसद में बिल पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, 7 दिन का जवाब दिया है, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे आप दोनों के माइक डाउन करवाने पड़ेंगे। यहाँ पर हम खड़े चिल्लाने के लिए नहीं खड़े, बात करने के लिए खड़े, चर्चा करने के लिए खड़े। अगर आप अपना पक्ष नहीं रख पाते तो भाई इसमें बताइए ना, खामियां क्या? हम तो यही कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के उत्थान के लिए कैसे बजाते हैं, जवाब दो ना। आप ये बताओगे, आप तो बता दीजिए कब्जे से दिक्कत है या उसके आय नहीं होने से दिक्कत है, और अगर आय होने से दिक्कत है तो आप क्या प्रावधान करेंगे जिससे वक्फ बोर्ड की आय शुरू हो जाएगी? आप मुझे आप मुझे इस बात का जवाब दो। चिल्लाने से अगर चर्चा होती तो फिर हो जाते बड़े बड़े अमेंडमेंट। संजय महिला जी, आपने दोनों को सुना, आपने जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्हें भी सुना। इन सब के बाद अगर पौरुष जी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में ला रहे हैं। मेरा इनसे ये आग्रह है कि जो चूंकि ये कानून बन चुका है, इसके ऊपर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना या नहीं लगाना वो तो बेकार हो गया। कानून को चुनौती देते हुए इसके प्रावधानों को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 60 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। उसके बाद में इस प्रकरण पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके विचार सुनते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। 7 दिन में इसका जवाब प्रस्तुत करना है। उसके बाद के अंदर वापस अब मान लो कोई रह गए हैं, उनको अधिकार अपनी याचिकाएं दायर करें या इसके अंदर पक्षकार बने। लेकिन ऐसी स्थिति में जब मामला उच्चतम न्यायालय के सामने सब जुडिस है, तो ये धरना प्रदर्शन या और है तो ऐसा माना जाएगा कि देश का न तो संविधान के अंदर कोई विश्वास है, न न्यायपालिका में ऐसा कोई विश्वास किसी का रहा है। धरना प्रदर्शनों से ये माहौल बिगाड़ने वाली बातें हैं। आप कानून खत्म नहीं हुआ है, सुधारात्मक रूप से
इसके अंदर चेंज हुआ है और मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने लंबित है, तो ऐसी स्थिति में धैर्य रखना चाहिए और आने वाले परिणाम के ऊपर नजरें रखनी चाहिए। अपने को किसी को अगर पीड़ा वहां पर, तो उच्चतम न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वहां सुनवाई के लिए पधारे। समय उच्चतम न्यायालय की ओर से दिया गया है। महिला साहब एक लाइन कहना भूल गए कि जब प्राइमा फेसिया इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदुओं पर जो है सरकार के द्वारा अमेंडमेंट किया गया उस पर रोक लगाई। उसमें एक ये था कि जो संपत्तियां जो अब तक जो अधिसूचित संपत्तियां थी उनको गैर अधिसूचित करने की सरकार के पावर पे रोक लगा दिया। वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड जो है उसमें जो सरकार ने करना चाहती थी उनके ऊपर रोक लग चुकी है। नए संशोधन के अनुसार कलेक्टर के उस पर रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन के लिए इनके द्वारा 3 कृत्यों पे रोक लगाई है। अरे आप यहाँ कैमरे में झूठ बोलोगे भाई, गूगल का जमाना है, ग्रोक का जमाना है। आपके मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की कोई तो ग्रोक खोल रहा है। दर्शक इतने बेवकूफ नहीं है जो आपकी झूठ बात सुन लेंगे। सबके हाथ में टूल है, चाहे फैक्ट चेक करने के टूल होते हैं, सबके हाथ में सब फैक्ट चेक करते हैं। और चूंकि पहले एक ऐसा प्रकरण हो चुका है, राहुल गांधी जी ने आपकी तरह ही कोई इंटरप्रिटेशन गलत किया था, बाद में लिखित में एफिडेविट पेश करके माफी मांगी थी। तो अपने जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने सब जुडिस है, अभी अपन उसके अंदर जज नहीं बने, इंतजार कीजिए, सामने वहां जा चुका है। मेरा ये ठीक है महिला जी, हम जज नहीं बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप जो है अपना निर्णय देगा। मोहम्मद नाजिम भी हमारे साथ है। मोहम्मद नाजिम, आपने सभी को सुना, आपने पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी, सही को भी, गलत को भी। अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि बात तो सुधार की है, जब बात सुधार की है तो हंगामा क्यों? सुधार की नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं वही कहना चाहता हूँ। मैं इन दोनों लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा इनकी बारगाह में कि ये मेरी बात सुन। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी सरकार ने अब तक मुसलमानों को भला नहीं कर, लेकिन जितना बुरा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मुसलमानों के साथ हुआ, अत्याचार हुआ, क्या बुरा कर दिया, क्या बुरा हो गया आपके हमारे साथ? भारतवर्ष के वकील, यानी जो वकील हैं, जो कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं हमारे लिए, वो भी जब हमारे पक्ष की बात ना कह करके ना और सरकार की तरफ झुकाव की बात करते हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है अंदर से। देखिए, इस भारतवर्ष में हमारे आजादी में, इस देश की आजादी में हमारा खून शामिल, यहाँ हमारा हम टैक्स देते हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, और हमारे इस सरकार को हमारा भला नहीं करना, अपने सरकारी खजाने, हमारी की संपत्तियों से हमारा भला करना चाहती है। कितने शर्म की बात है और कितनी दुखदाई बात ये हो सकती है। मैं समझता हूँ कि सरकार जो बप की जमीन है, मैं बार बार कहता रहा हूँ डिबेट्स पर, अगर सरकार तो चाहती तो चेयरमैन जो चेयरमैन होता है वो सरकार के अधीन तो आता है, सरकार के अंडर में तो आता है। इधर उधर की बातें मत करो, ये बता दीजिए गलत क्या है इस कानून के अंदर, बता दीजिए। मुसलमानों का हित नहीं है तो बता दीजिए, मुसलमानों को कोई अहित हो रहा तो वो बता दीजिए। अगर 166 करोड़ रुपए की इनकम की बजाय 1 लाख करोड़ रुपए की इनकम हो रही है तो इसमें तकलीफ किस बात की है? अगर मान लो मुसलमानों का उत्थान हो, जवाब दे दो। 1 लाख करोड़ रुपए की 1 लाख करोड़ की इनकम का क्या प्रावधान किया इस बिल में, ये तो बता दो। अरे मुझे जानकारी दे दो, मुझे अगली डिबेटों में काम आएगी आपकी जानकारी। 1 लाख करोड़ रुपए का कहाँ प्रावधान कर दिया केंद्र सरकार ने इस बिल में, मुझे क्लोज तो बता दो। अरे मुझे छोटा भाई जानकारी क्लोज तो बता दो कि 1 लाख करोड़ रुपए की इनकम कहाँ से हो रही है, मुझे मेरी जानकारी तो कंप्लीट करो कम से कम। क्या है बता दीजिए, क्या गलत है? आप इस बात का जवाब दो ना, बार-बार 1 लाख करोड़ की बात करो, 1 लाख करोड़ रुपए की इनकम कहाँ से आ रही है? मुसलमान इससे खुश है। आप दोनों ने अपना पॉइंट रखा, हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, कोई निर्णय करने के लिए नहीं। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि इस बिल का क्या फायदा है, इससे क्या फायदा मुस्लिमों को मिल रहा है। हम लोग किसी विसंगति के लिए यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब देखना यह होगा कि वक्फ को लेकर ये घमासान कब तक जारी रहता है और आखिर सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर क्या निर्णय लेता है। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वक्फ का तस्वुर है और रहेगा। संविधान के अनुसार ही चलेगी और संविधान के अनुसार ही हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं।